राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे साथ हैं रोज की तरह श्रीकांत भाई, और सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं हमारे बड़े भाई मित्र सूर्योदय प्रकाश तिवारी। सूर्योदय भाई, आपका और श्रीकांत भाई, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने मंच पर बुलाया, आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से आभार, बधाई जी। आज की चर्चा का मुख्य विषय है, मैं सिर्फ दो चीजें जानना चाहूंगा कि मेरा जन्म सन 1990 का है। मंडल कमीशन जिसको कहते हैं, वो 90 में आया था। वीपी सिंह की सरकार लाई थी। 27% ओबीसी आरक्षण दे दिया। 36 साल बीत चुके हैं। वीपी सिंह को आज तक मंडल कमंडल के लिए गालियां मिलती हैं। नरेंद्र मोदी अभी इस दुनिया में है, आज वर्तमान में भारत जैसे उज्जवल देश के, प्रभावी देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सवर्णों की आवाज, सवर्णों का गला दबाने में उनका भी उतना ही योगदान है जो मंडल कमंडल वाले हमारे मेरे सजातीय विश्वनाथ प्रताप सिंह, मांडा नरेश, प्रयागराज के बगल में वहां के थे। वो जितना उन्होंने हमारा गला दबाया है, नरेंद्र मोदी भी उससे ज्यादा हमारा गला दबा रहे हैं। वर्तमान में एक बहुत बड़ा बवाल चल रहा है जिसकी वजह से पूरा सवर्ण समाज सड़कों पे उतरने जा रहा था। वो तो मैं शुक्रिया करूंगा सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी मेरी जबान फिसल गई, मैं सॉरी सुप्रीम कोर्ट का, कि उन्होंने उसको वापस ले लिया, स्टे दे दिया। मैं सूर्योदय भाई आपसे शुरू करूंगा। मेरे आपसे ना 2 या 3 मुख्य सवाल है। पहला सवाल आपसे पूछता हूं, आनंद रंगनाथन का नाम आपने सुना है? जेएनयू के प्रोफेसर हैं, वक्ता हैं और हमेशा राष्ट्र की बातें करते हैं। कंचना यादव का नाम सुना है भाई साहब? नहीं, उनका नाम नहीं सुना है। कौन है? और आरजेडी की प्रवक्ता हैं। आरजेडी ये कह रही थी पिछले दिनों जब यूजीसी आया कि हाँ, सवर्ण समाज पे झूठे मुकदमे लगाओ, इन्होंने हमारा हक मारा है। मतलब 47 में आजादी मिली, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल और दुनिया भर के नेता थे, वो सब मतलब मिल के कभी छोटी जातियों, मैं छोटी जाति नहीं कहना चाहूंगा, मतलब जो भी वो जातियां हैं, वो मतलब कंचना यादव उनका पक्ष ले रही थी कि उनको यूजीसी के तहत सवर्णों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाने चाहिए। रूबिका लियाकत के शो में बैठे हुए थे आनंद रंगनाथन और कंचना यादव। आनंद रंगनाथन उस दिन एक बात कही भाई साहब, मैं उस बात को कोट करूंगा श्रीकांत भाई। वो बात पता क्या थी? कि हाँ, इस देश में डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैं खुद इस बात को मानता हूं कि इस देश में एससी एसटी का, ओबीसी का शोषण किया है सवर्णों ने। मैं इस बात से कभी नहीं झूठ बोलूंगा। हाँ, किया है और आज भी करते हैं। ठीक है, ओके, इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। इस देश में इनजस्टिस हुआ है, मैं इस बात से भी सहमत हूं। लेकिन भाई साहब एक बात बताऊं, कोई डिस्क्रिमिनेशन अगर कर रहा है, कोई इनजस्टिस कर रहा है, तो वो एक व्यक्ति हो सकता है, वो एक समुदाय हो सकता है। लेकिन कोई लॉ, श्रीकांत भाई, सूर्योदय भाई, आप तो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, वहां प्रैक्टिस करते हैं, कोई लॉ डिस्क्रिमिनेटरी या अनजस्ट होना चाहिए? मेरा पहला सवाल आपसे ये है। देखिए, कोई भी लॉ, कोई भी जो है, ये पहली बात तो डिस्क्रिमिनेटरी होता नहीं है। आजादी के बाद जो है तमाम कानून बने, तमाम कानूनों के बारे में कहा गया कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, वो डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन जब संविधान के आगे किसी भी चीज की, किसी भी कानून को या किसी भी रेगुलेशंस को या किसी भी बायलॉज को जब टेस्ट किया जाता है, तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन है कहाँ। पार्टियां, देखिए, एक पॉलिटिकल मुद्दा होता है, पार्टियां आती हैं, पार्टियां जो है, राजनीतिक पार्टियां अपने फेवर में वो कानून बनाती हैं, अपने लोगों के लिए कानून बनाती हैं, क्योंकि उनका जो है, जब वो आते हैं तो ये समाज में वादा करके ही आते हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे। वो उनको ना संविधान की परवाह रहती है, ना जो है भारत की सामाजिक समरसता जो होती है उसकी परवाह रहती है, ना सामाजिक ताने बाने की परवाह रहती है।
उनको तो बस ये है कि हमारा ये पर्टिकुलर वोट बैंक है, हमने इसे साधना है और इसके उसके लिए, इसके उत्थान के लिए, इसके और अगले समाज के पतन के लिए जो है ये होता, मतलब ये जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हमको लगता है कि बालाजी, यम बालाजी के बाद स्टार्ट हुई। पहले यम बालाजी शुरू हुआ, यम बालाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया, उसके बाद मंडल आया और उसके बाद जो है ये अपना लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया, जिसमें सवर्णों के जो है उसको चैलेंज किया गया, आरक्षण को चैलेंज किया गया। तो पूरे इस परिदृश्य में पहले जो यम बालाजी का केस आया, जिसमें हमारा जो एक समाज है जिसको हम कहते हैं कि ऑपरेसिव समाज, एससी एसटी, उनके जो है जो उनको आरक्षण मिला था या जो आरक्षण देने की बात संविधान में हुई थी, उसको चैलेंज किया गया कि भाई ये जो है एक प्रकार से एक समाज के ऊपर जो है भार है कि इनको जो है दिया जाएगा और हमको जो है नहीं दिया जाएगा, या हमारा मेरिट कम होगा, उसका मेरिट ज्यादा होगा तो कम मेरिट वाले का भी होगा, और ये जो है संविधान की मूल भावना जो होती है उसके विपरीत है। ऐसा कहते हुए एक मामला उसमें आया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी प्राइमा फेसी पहले स्टे कर दिया कि भाई ठीक है ये है, लेकिन अभी हम इसको स्टे कर रहे हैं, लेकिन हम बाद में इसको पूरी विस्तार से सुनेंगे। उसमें पूरे सभी भारत के जितने भी उस समय के राज्य, तत्कालीन राज्य थे, सबको नोटिस हुआ और उसके बाद पूरा जो है सुनने के बाद, विचार करने के बाद ये आया कि ठीक है डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो समाज को उसकी जो है क्षतिपूर्ति भी करनी चाहिए। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है भाई, कि एक ये जो संवैधानिक व्यवस्था है रिजर्वेशन की, इसको हम सही मानते हैं। जी आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, वो मुझे लगता है म्यूटेड है, प्लीज अपनी बात को बढ़ाइए आगे। जी तो मैं भाई साहब की बातें सुन रहा था। सूर्योदय भाई, तो एक संविधान, हाँ जी। अब जरा चर्चा में एक बार जरा श्रीकांत भाई को ले आऊं मैं, कि वो बोलेंगे कि मुझे निगलेक्टेड फील कराते हो तुम लोग, ये हमेशा इनसे मेरा एक झगड़ा चलता है, कहते तुम यार मेरा पूरा टाइम खा जाते हो, तो मैं इनको चर्चा में ले आऊं। श्रीकांत भाई मुझे एक बात बताइए ना, ठीक है भाई साहब की बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूं और मैं अपनी बात पे फिर आ रहा हूं कि हाँ ठीक है भाई, एक वर्ग ने इन लोगों के साथ इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं आज भी कहता हूं हाँ आज आगे भी करेंगे। वो उसका पता है क्या है, जिसके हाथ में ताकत है वो फिर उस ताकत का इस्तेमाल करेगा, और नियम कानून, प्रजातंत्र, फलाना ढिमका, डेमोक्रेसी, ये सब भाई साहब ये सब चांद और सूर्य और मार्स की बातें हैं। जमीन पे जब आप बात करेंगे ना, धरती पे, तो ये सब चलेगा, क्योंकि जिसके हाथ में ताकत है वो उस ताकत का उपयोग दुरुपयोग दोनों करेगा। अच्छा व्यक्ति उपयोग करेगा, बुरा व्यक्ति दुरुपयोग करेगा। अब अखिलेश यादव दुरुपयोग करेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी से उम्मीद क्या करते थे कि वो सदुपयोग करेंगे? नहीं, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, यूजीसी में एक नियम बनाया कि मतलब कोई कुछ भी सवर्ण समाज के लिए कह दे वो ठीक है। भाई साहब सूर्योदय जी, ये सवाल मैं श्रीकांत भाई से पूछूंगा। श्रीकांत भाई मुझे एक बात बताइए ना, क्या सवर्ण समाज के साथ डिस्क्रिमिनेशन या अनजस्टिस या मतलब ये नहीं हो सकता? क्या हम उसके पात्र नहीं हैं? कंचना यादव कह रही थी कि इनको खोज के मुंह पे लगाओ, ये इनजस्टिस नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि मेरे बाप दादा या मेरे परदादा या उसके पिता या उसके पिता या उसके पिता या मतलब उनके पिता ने जो किया है आपके पिता के, आपके बाप दादा के साथ, वो आप दिग्विजय सिंह नन्हे पहलवान से उसका वसूली करोगे? भाई लालू यादव तो कहते ही थे ना। तो मतलब जो सन 90 में, 80 में, 70 में हुआ उसका बदला 2026 में मुझसे लोगे या 2050 में मेरे बच्चों से लोगे? जी श्रीकांत भाई। आज पानी पी पी के घर आ रहे हो क्या? खैर, दर्शकों को सभी को जय श्री राम। दरअसल मैं इस थ्योरी से अलग सोचता हूँ। कंचना यादव मुझसे 3 साल जूनियर है, मैं भी जेएनयू से आता हूँ, वो भी वहीं से थी और जूनियर है, और उसको हॉस्टल कैसे मिला और कैसे क्या मिला उस पर नहीं बात करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय से थोड़ा विश्वविद्यालय की लाज रखते हैं। बहरहाल मैं ये नहीं मानता कि सवर्णों ने इस देश में शोषण किया।
आप केवल मैकाले पुत्र और अंग्रेजी साहित्य को छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं मिलेगा कि सवर्णों ने इस देश में शोषित किया है। आपको पता है 16वीं शताब्दी हो, 11वीं शताब्दी हो, 12वीं शताब्दी हो और जहां तक मुझे याद है कि 14वीं शताब्दी हो, इन तमाम कालखंडों में फ्रांस के इब्ने बतूता, आप अरबी, फ्रांसीसी, मतलब पूरे देश में, पूरे विश्व के अलग अलग साहित्यकार और पूरे विश्व के अलग अलग एक तरीके से कहा जाए कि पर्यटक और इतिहास लिखने वाले भारत आए। उनकी किसी भी किताब में, किसी भी चीज में इस बात का जिक्र नहीं है कि साहब अपर कास्ट और लोअर कास्ट। दरअसल ये कास्ट जाति नहीं बताती है। कास्टिज्म अलग है, जातिवाद अलग है। जाति और कास्ट को आपस में गोलमेल नहीं करना चाहिए। केमिस्ट्री और फिजिक्स का जब गोलमेल करेंगे तो मुझे लगता है, हाँ, मैं आपकी इस बात से मैं बस एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ। मैं बस एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ कि भारत में कास्ट व्यवस्था थी नहीं, वर्ण व्यवस्था थी। हाँ, तो कास्ट से वर्ण को घालमेल मत कीजिए, पहली बात तो यह है। दूसरा, कभी भी किसी भी कालखंड में सवर्णों ने किसी भी लोअर कास्ट का मुझे नहीं लगता कि किसी का मर्दन किया और किसी का शोषण किया। इंचित किंचित कुछ खबरों या कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें नहीं। बहरहाल यूजीसी पे आता हूं मैं। यूजीसी में एक दलित या फिर कहा जाए कि तथाकथित SC ST एक अपर कास्ट लड़की को आई लव यू बोलता है। मान लीजिए कॉलेज कैंपस है और जाकर उसको आई लव यू बोलता है और वो कहता है कि साहब नहीं 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 नहीं, मैं, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मुझे अपने भविष्य देखना है, मुझे पढ़ाई देखना है, मुझे अपना भविष्य सारी चीजें देखनी है। वो इसको इग्नोर कर देती है, मना कर देती है। अब वो दिल जला उसके खिलाफ एक केस कर देता है, उसके खिलाफ एक लिखित शिकायत दे देता है कि इसने मुझे जातिगत टिप्पणी की और ये सबकॉन्शियस माइंड में मुझे डिफेम करना चाहती थी या मेरे खिलाफ कुछ करना चाहती थी। अब 2 साल उस लड़की के खिलाफ जांच चलेगी, उसको किस दृष्टि से देखा जाएगा, उसके क्लास के बच्चे उसके किस दृष्टि से देखेंगे, उसके टीचर्स उसे किस दृष्टि से देखेंगे, पूरा विश्वविद्यालय उसे किस दृष्टि से देखेगा। अब उसे मेंटली प्रेशर आएगा और उसे उसके परिवार वाले किस तरीके से देखेंगे। वो लड़की कल के डेट में पंखे पे झूल जाती है और ग्रेविटी नाप लेती है तो क्या होगा? अच्छा ठीक है, वो 2-2.5 साल, अब मान लीजिए बात निकल कर आती है और उसको उठा के बाहर कर दिया जाता है, रेस्ट्रेट कर दिया जाता है या फिर वो अपनी जिंदगी खो देती है। और बाद में पता चलता है कि साहब उसने केवल इसलिए इसके खिलाफ शिकायत की क्योंकि वो उससे प्रेम करता था, पसंद करता था, सिड्यूस करना चाहता था, उस लड़की ने मना कर दिया। शिकायत झूठी निकलती है तो कार्रवाई उसके खिलाफ होगी? नहीं होगी। यूजीसी एक्ट यही कहता है कि उस लड़के के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उसको जो करना है, जैसे करना है वैसे वो करिए। मैं ये जो डेकोरियन, मतलब ये जो सवर्ण समाज को आपने केवल और केवल दमनकारी जो समझा है, मैं इसके खिलाफ। सवर्ण समाज को बिल्कुल बुरी तरीके से ट्रीटमेंट करने का, और ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि क्या आप हमें पिछले 70 साल पहले ले जाना चाहते हैं? और हमने 70 सालों में जिस तरीके से देश के विश्वविद्यालयों में चीजों को बेहतर बनाया है, जहां जात पात अपर कास्ट नहीं है। मैं खुद एक हॉस्टल में रहा हूं ग्रेजुएशन में और MA में। हम हॉस्टल में किसी से ये नहीं पूछते थे कि भाई तुम्हारी जाति क्या है, जाति का क्या मतलब है। वो UPSC का एग्जाम दिया तो मुझे पता चला कि साहब मैं अपर कास्ट हूं इसलिए मेरा नहीं हुआ, वो अलग विषय, चल खैर उस पर नहीं आता। रिजर्वेशन उसका बहुत बड़ा एक पंगा था। लेकिन क्या आप नरेंद्र मोदी जाति पाति के मामले पर, यूजीसी जाति पाति के मामले पे, धर्मेंद्र प्रधान जाति पाति के मामले पर इस देश के विश्वविद्यालय, हॉस्टल, कॉलेजेस, क्लासेस, क्लासरूम, टीचर और स्टूडेंट सबको बांटना चाहते हैं? ये सीधा सा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानता है? सूर्योदय जी। मैं सूर्योदय भाई, मैं बस आप तक आऊंगा। बस मेरा एक छोटा सा सवाल, मैं किस्सा सुनाना चाहता हूं। अभी अभी ना महाराजगंज में एक नया मेडिकल कॉलेज खुला है। वहां पे 2 सवर्ण जाति के स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट्स नहीं, सेकेंड ईयर वालों ने रैगिंग की। 6 महीने तक बच्चे बर्दाश्त करते रहे। सेमी प्राइवेट आजकल नहीं जो कॉलेज खुले हैं, जो मेडिकल कॉलेज खुले हैं, उसके तहत वो खुला है। 6 महीने तक बच्चे बर्दाश्त करते रहे। फिर एक दिन जब होता नहीं कि जब भाई अब पानी सिर से ऊपर हो गया, नाक से ऊपर हो गया, अब तो डूबने वाली स्थिति है,
तो वो दोनों लड़के भी सवर्ण जाति से, एक ठाकुर एक ब्राह्मण, तो फिर रिटेलिएट किए। फिर सामने भी ठाकुर ब्राह्मण और एक दो ओबीसी थे, तो मतलब मार पिटाई हुई, मुकदमे हुए, और वो जो 6 के 6 सीनियर स्टूडेंट्स थे वो सारे रस्टिकेट हो गए हैं। श्रीकांत भाई एक बात बताइए ना, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये सवाल बड़ा जेन्युइन सवाल है। इस सवाल के बारे में मैं आपको, देखिए मैं बताऊं क्यों मैं बात करना चाहता हूं। कंचना यादव कहती है कि आज तक भाई जो कुछ भी हुआ है उसका बदला इस पीढ़ी से ले लो। क्या मोदी जी का यह कानून उस बात की सपोर्ट नहीं करता है? निर्भया कांड बहुत विभत्स कांड था। मैं कहता हूं कि उसके सभी दोषियों को और उस टाइप के कांड करने वालों को शरेआम चौराहे पे गोली मार दो, फांसी लटका दो। लेकिन आपको नहीं लगता है कि वो 164 का बयान और उसके बाद उसका दुरुपयोग, यूजीसी का सूर्योदय भाई, ये जो यूजीसी का जो ये नियम मोदी जी लाए हैं, आपको नहीं लगता है इसके कुछ बैड इफेक्ट्स भी आएंगे, कुछ बुरे मतलब कुछ बुरा भी इसके साथ, कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बस ये जानना चाहता हूं। देखिए, दुरुपयोग की बात है तो आज भारत में क्या किसी कानून का ऐसा है जिसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है? संविधान संविधान 75 साल से बना हुआ है। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, मैं आपकी बात काट रहा हूं, बड़े भाई है मेरे। मैं बस आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, पिछले 11 साल से घुइयां छील रहे थे मोदी जी हैं, इन छोटे छोटे कानूनों को पास न करा पाए। जो आप ये बात मानते हैं, वकील होने के नाते ना सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, आपसे ज्यादा सशक्त कोई संस्था नहीं है पूरे भारतवर्ष में। आप ये बात मानते हैं ना कि ऐसे कानून हैं जो मानव को दबाते हैं, उसके साथ मतलब दुर्व्यवहार करते हैं। तो पिछले मेरा यही तो पॉइंट है ना कि पिछले 12 साल से महामानव, 56 इंच की छाती, 54 इंच का सीना, मतलब वो 56 इंच की छाती और 52 इंच। अरे भाई उनको भी तो बोलने दो आप। ठीक है ठीक है ठीक है, पानी पी का मत करिए मोदी जी को, उनको बोलने दीजिए प्लीज। सूर्योदय भाई देखिए, देश में लोकतंत्र कहा जाता है कि देश में लोकतंत्र है। 75 में इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी क्या जो है संविधान का दुरुपयोग नहीं था? क्या इमरजेंसी जो लगी उस टाइम पर, आज के 50 साल 55 साल पहले, क्या वो जो है संविधान सम्मत था? सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने जो है टिप्पणी में कहा कि जो इन्होंने इमरजेंसी लगाई कांग्रेस गवर्नमेंट ने, वो जो है संविधान का पूरी तरह से दुरुपयोग था। उसमें आदमी के जितने भी मानवीय अधिकार थे, इवन तो बोलने का भी अधिकार खत्म कर दिया गया उसमें। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप जो है राइट टू एक्सप्रेशन और स्पीच जो है नहीं खत्म कर सकते हैं। वो जो है और जो राइट टू लाइफ है, आपका जीने का अधिकार, उसको आप किसी भी कीमत पे कुछ भी कोई भी इमरजेंसी लगा लीजिए, लेकिन नहीं खत्म कर सकते हैं। तो चीजें कब जो है उभर कर आती हैं? चीजें जब उभर के आती हैं जब एक बार समाज में उस चीज का प्रचलन बढ़ता है, जब प्रचलन के बाद उसका दुरुपयोग होता है। जब उसका दुरुपयोग होता है किसी कानून का, तो चीजें पकड़ में आती हैं कि उसमें लैकुनास क्या है, उसमें वैक्यूम क्या है और उसमें गलतियां दिक्कतें कहाँ हैं। अब हमारा कंसर्न ये है कि कोई भी कानून आने से पहले ही एक पक्ष इधर से विरोध करने लगता है, दूसरा पक्ष उधर से विरोध करने लगता है। एक कहता है कि नहीं कानून जायज है, एक कहता है कि कानून जायज नहीं है। तो मतलब देश में जो आम नागरिक वो चाह क्या रहा है कि देश जो है बिना कानून, बिना नियम, बिना संविधान के चलने लगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। देश तो भाई संविधान से चलेगा, देश तो नियम से चलेगा, देश तो कानून से चलेगा। ठीक है भाई, हाँ, मैं आपकी फिर बात काटूंगा। इसके जनक भी आपके मोदी जी हैं। जब तेल चटाई बिछा के 3 कृषि कानून वापस लिए थे ना, तो उन्होंने देश को एक मैसेज दिया था कि मैं लौह पुरुष नरेंद्र दामोदर दास मोदी, 56 इंच का सीना है, 52 इंच का पिछवाड़ा, अगर कोई बढ़िया से मेरे सामने खड़ा हो जाए तो मैं तेल चटाई, मतलब तेल मेरा, चटाई तुम्हारी, बिछ जाता हूं।
उसके जनक भी मोदी जी हैं इस देश में। 3 कृषि नहीं कानून ऐसा नहीं है ना। नहीं, आप समझ नहीं रहे सूर्योदय जी क्या कहना चाह रहे हैं। नन्हे भाई एक मिनट रुको। दरअसल सूर्योदय जी का आप यार वकील है ना, आप समझ नहीं रहे हो। इनके कहने का मतलब है ऐसे ड्रैकोनियन एक्ट्स आने चाहिए, ऐसे लॉ बनने चाहिए ताकि मुकदमेबाजी हो, लोअर कोर्ट में जाए, अपर कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, वकीलों का काम चले। यार समझते नहीं हो, समझते नहीं हो। मुकदमेबाजी का तो कोई भी वो नहीं है, रिस्ट्रेंट नहीं है। आप ऐसा क्या मतलब, ऐसा तो है नहीं कि ये रेगुलेशन आ गया तो इसने ये कह दिए कि नहीं अब मुकदमे नहीं होंगे। ये रेगुलेशन या नहीं भी आता तो ऐसा भी नहीं आप कह सकते थे कि मुकदमे नहीं होंगे। मुकदमे तो भाई देखिए, जहां पे आदमी प्रताड़ित अपने आप को समझता है, जहां पर आदमी अपने आप को मजबूर समझता है, जहां पर आदमी समझता है कि अब मैं हेल्पलेस हूं, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, तो कहता है कि भाई कोर्ट है हमारे लिए, न्याय है हमारे लिए, ट्रायल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जहां पर उसको जो रेमेडी अवेलेबल होती है वो भाई वहां पर अपना जो है सब कुछ आन बान तान लेकर के सब कुछ वहां पहुंचता है और अपने मुकदमे का जो है पैरवी करता है और लड़ाई लड़ता है। और जीतना हारना उसके जो है मेरिट के, उसके केस के मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो ये यूजीसी रेगुलेशन की बात है, इसमें जो कोई भी एक्ट आता है, कोई भी रेगुलेशन आता है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि भाई उसकी मंशा क्या है। अब उसकी मंशा जो है, आपका जो प्रियम्बल होता है वो प्रियम्बल बताता है। हम लोग भी किताबें पढ़े होंगे, हम लोग भी कहते हैं कि भाई सबसे पहले अगर आप किसी भी विषय को जानना है तो उसका प्रियम्बल पढ़ लो कि उसके अंदर क्या होना है। तो जो सबसे पहले उसका प्रियम्बल आता है, प्रियम्बल देखिए कितना बढ़िया है, कितना शानदार लिखा हुआ है कि मैं थोड़ा सा इसमें आपको प्रकाश में डाल देता हूं कि इस प्रियम्बल में लिखा क्या है। Whereas the University Grant Commission is mandated to coordinate and determine the standard of higher education universities. भाई स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए ये यूजीसी रेगुलेशन लाया जा रहा है। अब स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन मेंटेन कैसे होगा? अगर हमारे ही समाज में कोई भाई ऐसा है जो कह रहा है कि नहीं मैं तो जो है ब्राह्मण हूं, मैं तो जो है राजपूत हूं, मैं तो जो है कायस्थ हूं, मैं तो जो है ये हूं, मैं तो यादव हूं, मैं तो बनिया हूं, मैं तो जो है दलित हूं। तो इस तरह से क्या एजुकेशन जो है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जिसकी बात हो रही है इस स्कूल में, कह कौन रहा है ये कह कौन रहा है कोर्ट में? स्टैंडर्ड ऑफ, आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं लेकिन आप वहां सिर्फ आप चीजों को बांट दे रहे हैं ना। आप एक और चीज महत्वपूर्ण है, श्रीकांत भाई, जब 2012 में नहीं सूर्योदय भाई, मैंने जो सवाल किया आप उसका जवाब दीजिए। एक लड़की को लेट मी कंप्लीट। जब कोई मामला जो है कोर्ट में जाता है या कोर्ट में पहुंचता है तो सबसे पहले जैसे किसी भी रेगुलेशन, किसी भी एक्ट का हम वैलिडिटी को चैलेंज करते हैं, तो सबसे पहले एक वकील होने के नाते और एक जो है हमारे विद्वान जज होने के नाते भी लोग ये सबसे पहले देखते हैं कि उसका जो है प्रियम्बल क्या कह रहा है। तो प्रियम्बल के अकॉर्डिंग जो है, अगर उसमें कोई भी बात ऐसी भी है कि जो कि समाज के लिए, समाज के ताने बाने को जो है खराब कर सकती है या उसको जो है क्षति पहुंचा सकती है, तो वो उस व्यवस्था तक शून्य कर दी जाती है। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये यूजीसी रेगुलेशन की जो पूरी व्यवस्था ही है खराब है। और सब यार आप डाइकोटोमिक बात कर रहे हो यार सूर्योदय भाई, आपका पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से डाइकोटोमिक है। आप प्रेम्बल की बात कर रहे हैं किसी लॉ की, लेकिन इस देश के संविधान का प्रेम्बल क्या कह रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। और आप एक दूसरा कानून बनाते हैं जिसमें आप हर एक व्यक्ति को अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। मैंने एक सीधा सवाल पूछा था, मुझे बताइए, उस लड़की को एक लड़के ने फंसा दिया और इसी लॉ के कारण फंसा दिया, अब क्या करिएगा? क्या करिएगा? एक और चीज जोड़ रहा हूँ श्रीकांत भाई, अरे मुझे तो बोलने दो। सूर्योदय जी ने पूरी किताब पढ़ी है, मुझे एक बात और बोलने दो। अच्छा ठीक है, पहले आप ही बोलो। नहीं, मैं एक सिंपल सवाल पूछना चाहूंगा कि फैकल्टी भर्ती में जो आरक्षण था वो पहले कॉलेज लेवल पे था, इसको डिपार्टमेंट लेवल पे कौन लेगा यूनिवर्सिटी में?
देखिए उसके बारे में तो मुझको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो श्रीकांत भाई कह रहे हैं कि एक लड़की थी और लड़के से उसको जो है वो हुआ, प्यार हुआ, और फिर लड़के ने कहा कि जो है ये जो है मेरा कहना नहीं मान रही है, या जो भी है उनके बीच मनमुटाव जो भी हुआ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस रेगुलेशन से आने के बाद क्या लड़की का जो कानूनी अधिकार है वो सीज कर दिया गया, नहीं, जांच किया जाएगा ना, तो जांच की जांच कौन कर रहा है? अच्छा एक और चीज सुनिए, चलिए मैं इसमें एक और पिन बनाता हूं। -40% वाला देश में किसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हो सकता है, पढ़ा सकता है, शिक्षक हो जाता है, -40 वाला। तो आप शिक्षा व्यवस्था पर भी नहीं आता, छोड़िए, आपको यूनिवर्सिटी में जिसको भी रखना है रखिए, वो तो मोदी सरकार रख ही रही है, सरधन बड़ा पाओ। लेकिन मैं एक बड़ा सवाल पूछता हूं सूर्योदय भाई, 2012 में इसमें SC ST था मात्र, दलित महादलित थे, ओबीसी कौन लेकर आया? ओबीसी कौन लेकर आया? नरेंद्र मोदी लेकर आए ना। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, महाराष्ट्र के कुछ एक हिस्सों में और बंगाल में, बंगाल में और तमिलनाडु में जो मुस्लिम है वो ओबीसी में आते हैं। मुस्लिम किस में आते हैं? ओबीसी में। तो जो मुस्लिम ओबीसी में आते हैं उनको जहां तिलक लगाए हुए, कलावा बांधे हुए हिंदू दिखेगा और उनकी जनसंख्या ज्यादा होगी, खासतौर से जाधवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता का प्रिंस कॉलेज, और इन सभी जगहों पर वो जो मुस्लिम है, जो गोल टोपी है, वो इसका बेजा इस्तेमाल करेंगे हिंदू युवकों को फंसाने के लिए, युवतियों को फंसाने के लिए। तो आप, एक तो कोड़ है और कोड़ में आप खाज करवा रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी को या यूजीसी को ये सारी चीजें नहीं दिखती हैं? जिन 5 बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है, माननीय CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि पिछले 70 सालों में हमने जिस तरीके से जातिवाद को साइड किया है, आप वापस कॉलेजेस में जातिवाद को घुसाना चाहते हैं। तो माननीय सूर्योदय जी, क्या लगता है आपको आनंद भाई कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि भाई ये सीधे तरीके से जातिवाद विश्वविद्यालयों में खुला अप्रोच है, खुली तरीके से डालने की बात है और गोल टोपी को शय देने की बात है अलग अलग राज्यों में? क्या आप इससे सहमत नहीं है सूर्योदय जी? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने शायद जो हमारा सेक्शन 3C है उसको लेकर के, और 3C और 3E 2 सेक्शन को लेकर के जो है अपनी प्रतिक्रिया दी हुई है। जो सेक्शन 3C है वो कहता है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मींस डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ट्राइब against the member of scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes। ठीक है, तो जब हम जा रहा है एक समाज में, सपोज दैट कि राजपूत का लड़का जा रहा है, तो यही प्रेज्यूम किया था ना भाई, आप जब जाएंगे वहां यूनिवर्सिटी में तो आप जो है अपने को राजपूत मत मानिए, आप अपने आप को वहां पर विद्यार्थी मानिए। और यही प्रक्रिया जो है और लोगों से भी अपेक्षा की जाती है कि भाई आप यूनिवर्सिटी में जब गए हो तो आपको वहां पर अपने को ब्राह्मण नहीं मानना है, अपने को यादव नहीं मानना है, अपने को जो है भूमिहार नहीं मानना है, अपने को जो है बड़ा ब्रह्मचारी नहीं मानना है, अपने को जो है बहुत बड़ा नहीं मानना है। अपने आपको SC ST और OBC मानना है, अपने आपको अपर कास्ट नहीं मानना, लेकिन अपने आप को SC ST OBC जरूर मानना है। इसमें जो पर्टिकुलर वर्ड निकले, आप जैसे कोई अभी सपोज दैट कोई आपका जो है नॉर्थ ईस्ट का बंदा जो है यूनिवर्सिटी में प्रवेश करता है, उसने एंट्रेंस एग्जाम दिया, ठीक है, उसका कम मेरिट पे हो गया, क्योंकि एक हमारी व्यवस्था है रिजर्वेशन की, वो कम मेरिट पे हो गए। कल को क्या अगर कोई भी आदमी उसका के ऊपर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करता है कि भाई तुम नॉर्थ ईस्ट हो, तुम चाइना के वो हो, चाइना के पिट्टू हो, या इस तरह से कुछ भी, अगर उसका जो है उस तरह से वो बात व्यवहार करता है, तो अगला आदमी, अगर ये कानून नहीं होगा तो वो जाएगा कहाँ? तो अरे वो FIR करवाएगा। नहीं, इस कानून की जरूरत नहीं है, वो FIR करवाएगा ना भाई कि इसने मुझे रेसिस्ट कमेंट कहा है। भाई साहब नहीं,
इसके पहले भी ये रेगुलेशन था, 2012 से लेकर के 2026 तक ये रेगुलेशन चला हुआ है, और बस इसको जो है 2026 में 13 जनवरी 2026 को इसको पार्शली मॉडिफाई किया गया है। इसको जो है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टर से इसको जो है समाज, क्योंकि विश्वविद्यालयों में किसी भी तरह से, चाहे वो ब्राह्मण के खिलाफ हो, चाहे चाहे वो ब्राह्मण के खिलाफ हो, चाहे वो राजपूत के खिलाफ हो, चाहे वो बनिया के खिलाफ हो, चाहे वो दलित के खिलाफ हो, चाहे वो ओबीसी के खिलाफ हो, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सब लोग शिक्षा के मंदिर में आ रहे हैं, सरस्वती माँ के उसमें आ रहे हैं, सरस्वती माँ का ध्यान करने के लिए आ रहे हैं, तो वो बस सरस्वती माँ का ध्यान करे और शिक्षा को शिक्षा का मंदिर रहने दे। वहां पर यादव बनकर रहा है, वहां पर ब्राह्मण बनकर रहा है, वहां पर राजपूत बनकर रहा है। नहीं, आप इसे रोहित वेमुला एक्ट कह रहे हैं। नन्हे भाई बीच में आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं इसमें एक नया सवाल जोड़ूंगा। नन्हे कुछ कहना चाह रहे थे। एक्चुअली मैं ना आप लोग को एक ना सच्चाई से अवगत कराना चाहूंगा, दोनों भाइयों को। कभी मेरे गांव आइए आप दोनों लोग, महापुर, आप बनारस से हैं, सूर्योदय भाई मुझे लग रहा है कि नाम और उससे लग रहा है हाव भाव से कि पूर्वांचल के ही होंगे कहीं के। सूर्योदय भाई कहाँ से आप हैं? अब आप पे रेसिस्ट कमेंट कह देंगे कि आप इनको रेसिस्ट कमेंट कर रहे हैं, तो फंस जाइएगा। एकदम बगल में है फिर तो आप दोनों कभी मेरे गांव आइए। मेरे गांव में मेरे पास ना 2-3 चेले हैं, मेरे नहीं है, मेरे एक भाई के चेले हैं। आप आएंगे, वो आपकी गाड़ी से टकरा जाएंगे और 4-5 गवाह एकदम तैयार रहते हैं परमानेंट, और आप दोनों को मैं SC/ST एक्ट में ठुकवा दूंगा। और आप कितना ही बड़का वकील हैं, वकील साहब सुप्रीम कोर्ट के, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पता है एक ड्रैकोनियन कानून है SC/ST एक्ट, इससे बड़ा ड्रैकोनियन कानून हो नहीं सकता। यूजीसी का ये कानून उससे ज्यादा भयावह था, क्योंकि कंचना यादव शरेआम कह रही थी कि आज तक हमारे ऊपर जितने हमले हुए हैं उसका बदला लो। मतलब हमला किया, तुम्हारे पर हमला हुआ था वो राणा सांगा और महाराणा प्रताप के टाइम पे, पर बदला लोगी नन्हे पहलवान से। सर ये ड्रैकोनियन कानून है यूजीसी वाला, इसको मैं इतना जानता हूं। बाकी मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा बस एक बात कहते हुए, श्रीकांत भाई, कि चाहे जो मर्जी कुछ हो जाए, इस देश में इनजस्टिस हुआ है एक तबके के साथ, मैं मानता हूं। आगे नहीं हुआ है, मैं नहीं मानता हूं। आप कोई इनजस्टिस नहीं हुआ है। नहीं, मैं तो मानूंगा नहीं। मेरे पास फिगर्स है ना। अगर इनजस्टिस हुआ है तो वो सारी चीजें कोर्ट में क्यों नहीं टिकती हैं? 0.13% इनजस्टिस कोर्ट में टिक रहा है, तो इनजस्टिस हुआ है। आप दोनों लोग दिल्ली आइए, दिल्ली NCR आइए, सुलभ शौचालय का नाम सुना है? आप दोनों लोग, सवाल पूछ रहा हूँ, सुलभ शौचालय का नाम सुना है? हाँ या ना? बिल्कुल। दिल्ली में सुलभ शौचालय है। बिंदेश्वरी पाठक ने तकरीबन दिल्ली NCR में 150 से ज्यादा शौचालय खोले थे। शौचालय, ठीक। आप कहते हैं ना कि अपर कास्ट लोअर कास्ट, उस शौचालय में जो मेट्रो स्टेशन पे है, जो पब्लिक तमाम जगह पर मौजूद है, उसमें गटर साफ करने वाले, पैखाना साफ करने वाले, लेटरिन साफ करने वाले सारे ब्राह्मण हैं। आप अपर कास्ट कर लीजिए, 6000 में काम कर रहे हैं, 8000 में काम कर रहे हैं। नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप? अपर कास्ट शोषित कर रहा है, शोषण कर रहा है, मार रहा है। हर प्रकार की शिक्षा तो आप उससे छीन लेते हैं, कॉलेजेस में घुसने नहीं दे रहे हैं, आरक्षण -40 वाला MBBS में एडमिशन ले रहा है, 99 लाकर वो भी एडमिशन उसको नहीं मिल रहा है। अब वो टॉयलेट साफ कर रहा है, टट्टी साफ कर रहा है सुलभ शौचालय की। 190 है दिल्ली NCR में, 190, और एक भी आपको अदर कास्ट का मिल जाए तो मुझे बताइए। 190 और 190 में हर जगह 2-2, 3-3 लोग काम करते हैं, और सारे ब्राह्मण हैं। एक भी आदमी कोई नहीं मिलेगा, सारे ब्राह्मण हैं। इनजस्टिस का वो गुइयां छील रहे हैं आप। अपर कास्ट शोषण करता है, कुछ नहीं करता महाराज। ये दिल का, ये आप लोगों का दिल का वहम है और कुछ नहीं है। ना किया है, ना करेगा,
और न कर सकता है। आपने तो मेरी आंख खोल दी, सच बता रहा हूं। अब सूर्योदय भाई, नहीं, जिसको गलत लग रहा है, नहीं एक मिनट नन्हे भाई और सूर्योदय भाई, जिसको गलत लग रहा है, मैं झूठ हूं, मेरा डाटा झूठ है। आप किसी भी सुलभ शौचालय पे चले जाइए, किसी भी दिल्ली एनसीआर के सुलभ शौचालय पे चले जाइए, वहां जो काम कर रहा है उससे पूछ लीजिए, भाई तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारी जाति क्या है, दैट्स इट, बात खत्म। और 4 सुलभ शौचालय घूम लीजिए, 1 घंटा लगेगा आपको, आप घूम लीजिए और आपको पता चल जाएगा 2-2 रुपए ले रहा है, 5-5 रुपए ले रहा है सुसु पॉटी के, और उसके कपड़े देख लीजिए, उसके जीवन का स्तर देख लीजिए, वो 6,000 में गुजारा कर रहा है, उसके 2-2 बच्चे हैं, और आप कह रहे हैं ब्राह्मण जातिवादी होता है, ब्राह्मण इस देश में सबकी ऐसी तैसी कर रहा है? ब्राह्मण SC ST OBC की ऐसी तैसी कर रहा है। अरे 6,000 में मुझे लगता है कि महादलित क्या नमो शूद्रा भी अपना गुजारा नहीं चला सकता है 6,000 में, और आप कह रहे हैं ब्राह्मण इंजस्टिस कर रहा है। ये तो ड्रैकोनियन एक्ट है, और सबसे बड़ी थेथर है यही है कि इस बात को आप लोग साबित करते हैं कि साहब ब्राह्मण और अपर कास्ट इस देश में शोषित वर्ग रहा है, शोषण कर रहा है, उसने शोषण किया, कोई शोषण नहीं किया। नन्हे भाई, तो मेरे सामने तो कभी मत बोलिएगा कि शोषण हुआ है, हो रहा है और होगा। अरे श्रीकांत भाई, मैं पता क्या कहता हूं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि क्योंकि एक नैरेटिव बनाया जाता है ना कि सवर्णों ने, बड़ी जातियों ने इनका शोषण किया है, तो मैं कहता हूं कि हां किया होगा, तुम्हारा किया होगा, लेकिन सन 47 के बाद जब से यहां डेमोक्रेसी है, उसके बाद भी तुम्हारा शोषण हुआ है। मेरा बस एक सिंपल सवाल है सबसे कि ठीक है, सन 47 से पहले तुम्हारा शोषण हुआ है, सन 50, 60, 70, 80 तक हुआ है, पर मंडल कमंडल के बाद भी हुआ है। SC ST एक्ट जब यूपी में लागू हुआ उसके बाद भी हुआ है। और 1 मिनट, ठीक है तुम्हारा लाख शोषण हुआ है, तो उसका बदला UGC के इन कानूनों से हमसे लोगे। ठीक है, ठीक है, रहने दीजिए। इसके बारे में मैं सिंपल से ये बात कर रहा हूँ कि देखिए ये सब सारी चीजें हैं जो भाई साहब श्रीकांत जी कह रहे हैं कि सुलभ शौचालय में एक व्यवस्था है कि उसमें जो है 90, मैं भी मानता हूं कि है, वो चीजें हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर UGC रेगुलेशन है ये भाई साहब केवल और केवल विश्वविद्यालयों के लिए। आप विश्वविद्यालय की बाउंड्री से क्यों बाहर जा रहे हैं? सरकार की सीधी सीधी मंशा है कि आप जो है विश्वविद्यालयों को गृह युद्ध का अड्डा मत बनाइए, जातिवाद और बना तो रहा है ये लॉ, तो गृह युद्ध का अड्डा ही तो बना रहा है यार सूर्योदय भाई, ये लॉ क्रिएट कर रहा है। सीधा सीधा मंशा है कि आप जो है इक्वल हैं, इक्वलिटी आपके अंदर ट्रीट होनी चाहिए, और जो भी इस आधार पे आपके जाति और रेस के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो हाँ वो उसको जो है पनिशमेंट लॉ में भी है, और इसीलिए वो जो है यहाँ भी कर दिया गया है। और जो पनिशमेंट की बात है, ऐसा नहीं कि जो है यूनिवर्सिटी में कर दिया गया तो वही प्रूव हो जाता है। आप उसके लिए कोर्ट है, कचहरी है, कोर्ट कचहरी जा सकते हैं, वहां पर आप न्याय मांग सकते हैं। ठीक है, मैं समझ सकता हूं। हम चित भी मेरी, पट भी मेरी, चित भी मेरी, पट भी मेरी, मैं मारूं भी और मैं अपनी गलती भी न मानूं। ये जो है थोड़ी बात कहना चाहूंगा। नहीं ठीक है, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, दरअसल सूर्योदय भाई वकील बने हैं, किसी प्रकार का आरक्षण तो मिला नहीं होगा सूर्योदय भाई को, मिला है क्या आरक्षण? शिक्षा में मिला है आरक्षण? मुझे नहीं लगता, और आप पा भी नहीं पाएंगे, नहीं मिल सकता भाई साहब, जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है, और -40 वाले को मिल रहा है। बहरहाल मेरा फाइनल रिमार्क यही है, नन्हे भाई आप वीडियो को आप समाप्त कर सकते हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि दर्शक भी इस बात को सोचे कि सूर्योदय भाई ने अपनी बातों की जलेबी बनाई है, ठीक है, लेकिन मैं जलेबी में भरोसा नहीं रखता, मुझे शुगर पसंद नहीं है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, लठमार आदमी हूँ और सीधी तौर पर अपनी बात को कह चुका हूँ, दैट्स इट। ठीक है श्रीकांत भाई, सूर्योदय भाई, अगर मेरी किसी बात से आप लोग को बुरा लगा हो, आपकी भावना को ठेस पहुंची हो, तो मैं माफी चाहूंगा, पर कभी कभी
नरेंद्र सरेंडर भी अच्छा लगता है। जय श्री राम, हर हर महादेव।